मुझे पुष्प का खून चाहिए। बहुत प्यास लगी है। नसों में दौड़ता गर्म लहू, उसकी खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। छिपो मत, मैं सब जानती हूँ कौन कहाँ है, और अब कोई नहीं बचेगा। अब कोई नहीं बचेगा। गांव चंदनपुर में रघु नाम का एक ईमानदार और मेहनती लड़का रहता था। वह जंगल में जाकर एक विशेष प्रकार की लकड़ी काटता था, जो अपनी सुगंध के कारण बाजार में अत्यधिक मांग में थी। रघु एक मेहनती लकड़हारा था, जो अपनी बूढ़ी माँ जानकी का इकलौता सहारा था। कुल्हाड़ी को तो रोज धार दूंगा, लेकिन तू याद रख, जिंदगी में सबसे जरूरी है अपने इरादों को तेज रखना। बिल्कुल रघु, कुल्हाड़ी की धार तो पेड़ काटने के लिए है, लेकिन इरादों की धार ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है। बेटा रघु फिर उसी जंगल में जा रहा है। अब वहां पहले जैसी बात नहीं रही बेटा। कल भी सपना देखा था, बड़ा ही अजीब सा था। माँ तू फिक्र मत कर, वो लकड़ी की खुशबू ही ऐसी है कि व्यापारी दीवाने हो जाते हैं। बस अब जल्दी से कुछ अच्छा पैसा मिल जाए तो तेरा इलाज शहर के बड़े हकीम से करवाऊंगा। तू फिर से खेतों में चल पाएगी जैसे पहले। बेटा तू ही मेरी हिम्मत है, बस खुद को संभाल के रखना। उस जंगल में सुना है अब वो वैसा नहीं रहा बेटा। मैं संभाल लूंगा माँ, अब बस वक्त नहीं है रुकने का। जितनी जल्दी हो सके लकड़ी को लेकर आता हूँ। रघु फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में चलते हुए वही खास खुशबू मिलती है। रघु अचानक से रुक जाता है। यही है वो लकड़ी, वही गंध, जैसे किसी रहस्य से भरी हुई हो। एक बार ये लकड़ी कट जाए तो आज का दिन मेरा हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी उठाता है, मेहनत से लकड़ी काटता है और लकड़ी की गठर लेकर आता है। उसके आते ही कई सारे लोग उसे घेर लेते हैं। अरे वाह, यही है वो खुशबू। रघु भैया मुझे 2 गठरी दे दो। मुझे भी चाहिए, जितनी हो सके सब ले लूंगा। ऐसी लकड़ी तो पूरे बाजार में नहीं मिलती। रघु भाई कल के लिए मुझे भी डबल ऑर्डर चाहिए। अगर ये लकड़ी फिर मिल जाए तो पूरे शहर में नाम कर दूंगा तुम्हारा। सबको मिलेगा, पर थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जंगल हर बार ये लकड़ी नहीं देता। बेटा मुझे भी वही लकड़ी चाहिए। डॉक्टर ने कहा है गुलमर्ग के ही लकड़ी पर खाना बनाऊं तो मैं बीमारी में अच्छी हो जाऊंगी। उससे मुझे बहुत फायदा होगा। कहते हैं गुलमर्ग की लकड़ी बहुत ही असरदार होती है। हाँ दादी, सबको यही चाहिए। इसी वजह से तो सब इतने परेशान हैं। मुझे इसे लेने के लिए घने जंगल में जाना पड़ता है और कभी कभी कई दिन लग जाते हैं। इसीलिए मैं कम दिखता हूँ गांव में। तो कल ले आओगे ना बेटा? हाँ दादी, कल पक्का ले आऊंगा, आप चिंता मत करना। इतना कहकर रघु अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और घर की ओर चल पड़ता है। रात काफी हो गई थी, लेकिन जानकी अभी तक जाग रही होती है। आ गया बेटा, मेरा बेटा। हाँ माँ, आज भाग्य ने साथ दिया। देख, पूरे बाजार ने मेरी लकड़ी खरीद ली। ये रहे पैसे, अब तेरा इलाज पक्का। बस अब कुछ दिन और, फिर सब अच्छा होगा। अगले दिन रघु कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा होता है। तभी झाड़ियों के पीछे से धीमी धीमी सी आवाज आती है। कृपा करके मदद करो। रघु चौंक कर मुड़ के देखता है। एक घायल लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों से खून बह रहा था। कौन हो तुम और कैसे लगी ये चोट? मैं माया हूं। रास्ता भटक गई थी, किसी तरह यहां तक पहुंची हूं, पर अब चल भी नहीं सकती हूं। मुझे मेरे गांव महनपुर पहुंचा दो। मुझे लकड़ी काटनी है, गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं। हर दिन कीमती होता है मेरे लिए। माया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अगर आप मुझे यूं ही छोड़कर चले गए तो शायद मैं जिंदा न बचूं। रघु कुछ पल चुप रहता है, फिर एक गहरी सांस लेता है। हाँ, ठीक है, इंसानियत पहले है। चलो मैं तुम्हें मैनपुर छोड़ देता हूँ। कुछ समय बाद रघु माया को सहारा देकर गांव के अंदर लाता है। वह चारों ओर देखता है। एक गली साफ, हर घर खूबसूरती से सजा हुआ था। ये गांव, ये तो सपने जैसा है। क्या ये सच में यही है? मैं तो सपने में था। मैं तो
इतनी सुंदरता, इतनी शांति। ये मैनपुर है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावे से नहीं, दिल से भी सुंदर है। ये जगह, ये तो किसी स्वप्न लोक से कम नहीं। हर गली जैसे किसी चित्रकार की कल्पना हो। ये घर, ये खुशबू, क्या सच में कोई गांव ऐसा हो सकता है? चारों ओर स्त्रियां दिखती हैं, सभी असाधारण रूप से सुंदर थी। ये सब इतनी सुंदर, इतनी शांत, ये जगह सामान्य नहीं लगती। रघु माया के घर पहुंचता है। यह एक भव्य घर था। दरवाजा खुलता है और एक अत्यंत आकर्षक स्त्री बाहर आती है। वो थी माया की माँ रूपरेखा। बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। भीतर आओ, आराम करो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। कुछ दिन बीत जाते हैं। रघु सब कुछ भूलने लगता है। मुझे याद नहीं मैं कौन था, कहां से आया, क्या करता था। बस इतना जानता हूं कि मैनपुर ही अब मेरा घर है। गांव की स्त्रियां उसके पास आती हैं। तुम यहाँ सुरक्षित हो रघु। तुम वही हो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। शायद मेरा असली स्थान यही है, जहां इतना सुकून है, जहां सिर्फ स्नेह है। माया और रघु पास आ जाते हैं। दिन प्रतिदिन उनका संबंध गहरा हो जाता है। रघु, तुम्हारे आने से इस गांव में रोशनी आ गई है और मेरे जीवन में भी। क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रुकोगे? अगर जीवन में कहीं सच्चापन पाया है तो यहीं, तुम्हारी आंखों में, मैनपुर की इस शांत हवा में। मैं यहीं रहूंगा हमेशा। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। अब तुम सिर्फ मेरे नहीं रहे रघु, अब तुम मैनपुर के भी हो। इस गांव की रग रग में तुम्हारा नाम बस गया है। लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वही रहोगे जो पहली बार डरते डरते मेरी आंखों में झांक रहा था। और तुम मेरे उस अतीत की अंतिम स्मृति हो जिसे मैं खुशी से खो देना चाहता हूं। समय बीतता है। रघु और माया का विवाह हो जाता है। गांव में दिन शांति और उत्सवों से भरे होते हैं। पर रघु के भीतर एक अनजाना सवाल धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। मैंने यहाँ जितने भी चेहरे देखे हैं, सब औरतें हैं, एक भी पुरुष नहीं है। क्या ये संयोग है या कुछ और? वह एक शाम माया से पूछ बैठता है। माया, एक बात पूछनी है तुमसे। तुम्हारे गांव में कोई पुरुष क्यों नहीं है? अब तक एक भी नहीं दिखा। ओ रघु, तुम भी ना। यहाँ की बातें अलग है। सब जगह जैसे लोग अलग अलग होते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है रघु? फर्क पड़ता है माया। जब हर गली में बस स्त्री हो और कोई पुरुष नजर ना आए तो सवाल उठते हैं। मैं यहाँ का हिस्सा बन गया हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि मैं किसका हिस्सा बना हूँ। कुछ बातें समय आने पर खुद सामने आ जाती रघु, अभी नहीं। रघु चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में संदेह की आग लग चुकी होती है। कुछ दिन बाद माया गर्भवती हो जाती है। रघु, मुझे लग रहा है कि मैं मां बनने वाली हूँ। सच माया? ये तो सबसे बड़ी खुशी है। मैं पिता बनूंगा। हाँ, अब हम अकेले नहीं रहेंगे। एक नया जीवन हमारे बीच में आने वाला है रघु। रघु माया को गले लगाता है, लेकिन भीतर एक बेचैनी सी पनपती रहती है। उसी रात रघु की नींद खुल जाती है। वह बाहर कुछ आहटे सुनता है। वह धीरे से उठकर दरवाजे के पास जाता है, जहां माया और उसकी मां रूपरेखा बातें कर रही होती हैं। अब समय आ गया है माया। वर्षों की प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। चक्र पूरा होने को है। वो चक्र जो हर 100 साल में एक बार खुलता है। इस बार देवी स्वयं हमारे माध्यम से जागृत होंगी। इस बार हम हमेशा के लिए राज करेंगे। मैनपुर की हर सांस पर, हर दिल पर, हर पुरुष और हर स्त्री पर। हाँ माँ, अब वो पूरी तरह से हमारे मुंह में बन चुका है। उसकी स्मृतियां अब धुंधली हो चुकी हैं। वह विरोध नहीं करेगा माँ। हाँ, और जैसे ही संतान जन्म लेगी, रघु का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर उसे रघु यह सुनकर सिहर उठता है। वह आगे की बात सुन नहीं पाता।
लेकिन माया का चेहरा उसे देखने लगता है। कौन कौन है वहां? तो ये है तुम्हारा सच? मैं सिर्फ एक उद्देश्य था, एक जरिया। नहीं रघु, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूँ। तो फिर क्यों छुपाया, क्यों नहीं बताया कि इस गांव में कुछ तो अजीब है? क्या मतलब था? अब समय आ गया है से। अब जब सब जान ही गए हो तो जान लो पूरा सत्य भी। मैनपुर एक साधारण गांव नहीं है रघु। यह वह स्थान है जहां स्त्रियां कुछ समय के लिए पुरुषों को बुलाती हैं और फिर वह रुक जाती है। माया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मैं सब बताना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी रघु, पर मैं डरती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में तुमसे बंध गई हूँ रघु। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ रघु। तो अब क्या होगा माया? क्या मैं अब तुम्हारा कैदी हूँ या एक बलि? वहीं दूसरी तरफ जानकी बहुत परेशान थी। रामू भैया, कहीं रघु को देखा क्या आपने? उससे जंगल में गए हुए बहुत महीने हो चुके हैं, वो अब तक लौटा नहीं है। मेरी तो जान अटकी पड़ी है। नहीं जानकी बहन, मैंने भी नहीं देखा। कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई ना? कहीं मेरा लाल कहीं खो तो नहीं गया ना? वह दौड़ती हुई दूसरों के घरों में जाती है। गोमती बहन, रघु दिखा क्या? मोहन भैया, क्या आपने मेरे रघु को देखा? सोहन भैया, कुछ तो बोलिए ना, कोई कुछ तो बोलो, किसी ने मेरे रघु को देखा क्या? नहीं जानकी बहन, मैंने तो नहीं देखा आपके रघु को। हम सब भी हैरान हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात है, ऐसा सीधा सच्चा लड़का बिना बताए कहीं नहीं जाता था। गांव में हड़कंप मच जाता है। सब इकट्ठा होकर एक जगह पर चर्चा करने लगते हैं। ऐसा लगता है बात साधारण नहीं है, शायद कोई मायावी ताकत या कोई रहस्य है। अगर मेरा बेटा किसी मुसीबत में है तो कौन बचाएगा उसे? कौन बताएगा कि वो कहां पर है? बोलो। चलो गांव के बाहर वाले साधु के पास चलते हैं, वो ध्यान में सब देखते हैं। गांव वाले जानकी को लेकर साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। वह ध्यान मग्न अवस्था में बैठे होते हैं। महाराज, कृपा करिए महाराज, मेरा बेटा रघु कई दिनों से लापता है। कहीं से कोई पता ही नहीं मिल रहा उसका। न जाने कहां चला गया है मेरा बेटा। मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। शांत हो जाओ, सब्र रखो, मैं ध्यान लगाता हूं। साधु ध्यान में बैठे होते हैं। कुछ क्षणों का मौन, फिर वह धीरे से बोलते हैं। रघु अब इस लोक का नहीं रहा, वो एक मायावी गांव में फंस चुका है। वहां केवल स्त्रियां रहती हैं। उस गांव का नाम है मैनपुर। मायावी गांव? ऐसा तो कभी नहीं सुना। महाराज, वो तो बहुत ही सरल लड़का था, उससे क्या पता माया जाल क्या होता है। वो सब कुछ भूल चुका है। अपनी माँ, अपना घर, अपनी पहचान, वहां का मोह उसे बांध चुका है। हे भगवान, मेरा बच्चा मुझे भूल गया। मैं क्या करूं महाराज? अब मैं क्या करूं? क्या कोई भी उपाय नहीं है? हर मायावी जाल की एक सीमा होती है। वक्त आने पर जब उसका हृदय फिर से सच्चे प्रेम की पुकार सुनेगा, जब कोई स्मृति उसके भीतर हलचल मचाएगी, तभी वो बंधन टूटेगा। तो क्या मेरा रघु कभी लौटेगा? मेरा रघु, बोलिए ना महाराज। हाँ माता, जब सही समय आएगा तुम्हारा बेटा वापस आएगा और सब कुछ जान जाएगा। पर तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। धन्यवाद महाराज, आपने कम से कम बता तो दिया। अब मैं रोज आपके द्वार पर दीपक जलाऊंगी, अपने रघु के लौटने की आस में। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे माता, विश्वास रखो। दूसरी तरफ रघु माया से लड़ाई कर रहा होता है। तुम हमेशा मेरी बातों को टाल जाती हो माया। मैं पूछता हूँ कि इस गांव में और कोई पुरुष क्यों नहीं है, तो तुम हंसकर बात बदल देती हो। मुझे यह सब अजीब लगता है। तुम फालतू की बातों में दिमाग मत लग रहा हो रघु, बस मेरे साथ रहो, यही काफी है।
नहीं माया, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर यही सोच है तुम्हारी तो चले जाओ जहां जाना है। रघु गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। रघु भटकता हुआ एक सुनसान गली से गुजर रहा होता है। तभी कुछ लड़कियों की बातें सुन लेता है। हाँ, इस बार देवी को भोग बड़ा पसंद आएगा। पूर्णिमा की रात बस 2 दिन दूरी है। हाँ, और इस बार माया को तो खूब मजा आ जाएगा इस नए पुरुष की बलि चढ़ाने में। अरे हमें क्या, हमें तो बस उससे कार्प लेना होता है। बाकी मर्दों का क्या काम है इस गांव में। दोनों जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसती हैं। बेचारे आते हैं और फिर देवी की प्रसादी बन जाते हैं। प्रसादी बन जाते हैं। रघु के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, प्यार का नाटक किया, शादी की सिर्फ इसलिए ताकि मुझे मारा जा सके। मैं खिलौना नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं जो बलि चढ़ा दो देवी के नाम पर। कसम है मुझे खुद पर, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं इस गांव की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। फिर रघु का माया से सामना होता है। माया, बताओ मुझे ये बलि वाली बात क्या है? गांव की लड़कियां कह रही थीं कि मुझे देवी को चढ़ाया जाएगा। ये क्या पागलपन है? ओ रघु, तुम भी ना। मैं तो उपवास कर रही थी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। तुम कुछ भी सुनकर डर जाते हो क्या? नहीं माया, कुछ तो छुपा रही हो तुम। ये गांव, ये स्त्रियां, सब कुछ बनावटी लगता है। माया बस मुस्कुरा देती है, कोई उत्तर नहीं देती। रघु एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, बहुत व्याकुल। तभी एक सफेद रंग का खरगोश आता है। अरे ये खरगोश, क्या ये मुझसे? हाँ रघु, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। मैं कोई साधारण जीव नहीं, मैं इस गांव का असली मुखिया हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? बहुत साल पहले मैंने एक जादूगरनी से वरदान मांगा था, एक ऐसा राज्य जहाँ सिर्फ सुंदर स्त्रियां हों। पर वो जादूगरनी छलिया थी, उसने मुझे श्राप दे दिया और इस गांव को अपने काले जादू से बदल डाला। तो ये गांव, माया सब झूठा था? नहीं, गांव असली है, पर उसकी आत्मा झूठ में कैद है। माया और उसकी माँ असली इंसान नहीं, वे राक्षसी हैं। इस गांव के हर पुरुष को देवी के नाम पर पूर्णिमा की रात बलि दी जाती है, और इस बार तुम्हारी बारी है। तो मैं क्या करूं? कैसे बचूं? एक ही उपाय है। माया की माँ के पास एक जादुई अंगूठी है। अगर तुम वो चुराकर मुझे पहना दो तो ये श्राप टूट जाएगा और गांव की असली सच्चाई सामने आ जाएगी। एक अंगूठी? सिर्फ एक अंगूठी से ये सब खत्म हो सकता है? तो फिर देर किस बात की है? मैं वही करूंगा जिस माया पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया। मैंने प्यार को सच समझा, उसी ने मुझे मौत की ओर धकेल दिया। रघु रात को दबे पांव घर में घुसता है। माया की माँ गहरी नींद में थी। हे भगवान, अगर आज चूक गया तो मैं मारा जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। उसके हाथ में अंगूठी चमक रही थी। वह धीरे धीरे माया की माँ के पास पहुंचता है। अंगूठी जैसे ही हाथ लगती है, मिल गई, यही है उस श्राप की चाबी। उसी वक्त अचानक कमरे में दरवाजा खुलता है और वहां पर माया खड़ी होती है। रघु, रघु तुम यहाँ आधी रात को माँ के कमरे में क्या कर रहे हो? अरे माया, मैं वो दरअसल माँ की तबीयत की चिंता हो रही थी। देखा कि दरवाजा खुला है तो बस यूं ही देख रहा था कि सब ठीक है या नहीं। इतनी देर रात, और ये तुम्हारा चेहरा पसीने से क्यों? और ये सांसें क्या छुपा रहे हो रघु? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी। सपने में कुछ अजीब देखा। तुम जाने दो ना, जब से यहाँ आया हूँ सब कुछ उलझा सा लगता है। सब उलझन सुलझ जाएगी तुम्हारी, बस थोड़ा वक्त दो रघु। तुम चलो माया, मैं बस एक गिलास पानी लेकर आता हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। माया वहां से चली जाती है। रघु गहरी सांस लेकर अंगूठी मुट्ठी में कस लेता है और वहां से दौड़ पड़ता है, बाहर की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद रघु जंगल के एक कोने में खरगोश के पास पहुंचता है। ये लो, ले आया मैं, जान हथेली पे रखकर, झूठ बोलकर, डर के साए में अंगूठी चुरा लाया। अब बता, अब क्या करना है?
रघु, तू नहीं जानता तूने क्या किया है। ये सिर्फ अंगूठी नहीं, ये सबकी मुक्ति है। मेरा स्वरूप, इस गांव की सच्चाई, सब कुछ बदलने वाला है। बस एक वादा कर, मेरी माँ जानकी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे वापस उसके पास ले चल। वादा है रघु, जैसे ही ये अंगूठी मेरे हाथ में पड़ेगी सब बदल जाएगा, तू भी, तेरा भाग्य भी, और ये माया जाल भी। फिर खरगोश अंगूठी पहन लेता है। रोशनी के साथ खरगोश एक तेजस्वी पुरुष में बदल जाता है। ये चमत्कार है। गांव की स्त्रियां बाहर निकल आती हैं और चीख उठती हैं, नहीं, नहीं, शाप टूट गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। तभी माया और उसकी मां बाहर आती है, असली राक्षसनी के रूप में। दुष्ट, तूने हमारी परंपरा तोड़ी है, हमारी शक्तियां छीन ली है तुमने मुझे धोखा दिया रघु, मेरी भावना से खेला है तुमने हमारी अंगूठी चुराई है रघु। भावनाएं? तुम्हारे अंदर भावनाएं होती तो तुम इतने मासूम लोगों से छल नहीं करती। मैं वो नहीं जो डर के भागेगा। अब तुम्हारा झूठ खत्म होने वाला है। इस लड़के को नहीं पता उसने क्या कर डाला है। इस अंगूठी की शक्ति से हम इस पूरे गांव को अपने अधीन रखती थी, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। हाँ। तुम्हारी सत्ता का अंत आ चुका है, ये अंगूठी अब तुम्हारी नहीं है। रघु, एक बार सोच लो, मैं तुम्हें चाहती थी, तुम हमारे साथ रह सकते थे, अमर हो सकते थे। अगर वो अमरता पाप है और धोखे की बुनियाद है तो मैं 1000 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। रघु जलती हुई लकड़ियों को इकट्ठा करता है और चारों ओर आग का घेरा बना देता है। दोनों राक्षसी स्त्रियां बीच में फंस जाती हैं। रुक जाओ, हमें मत जलाओ, हम तुम्हें सब कुछ दे सकती है, धन, शक्ति, जीवन, जैसा कि तुम चाहो हम सब कुछ दे सकते हैं तुम्हें। हमें मत जलाओ हमें। तुम्हें लगा सिर्फ हमें जलाकर सब खत्म हो जाएगा? नहीं रघु, नहीं, ये गांव अब तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं देखेगा। अब ये गांव सिर्फ स्त्रियों का रहेगा, हमारी तरह की स्त्रियों का। तुम क्या कहना चाहती हो? हमने वर्षों पहले इस गांव की स्त्रियों के मन में दर्द, अपमान और पीड़ा भर दी थी। अब वे सब हमारी तरह बन गई हैं, रूप में सुंदर लेकिन मन में राक्षसनी। गांव की बाकी महिलाएं एक एक कर राक्षसी के रूप में बदलने लगती हैं। बाल लंबे बिखरे, आंखें सुर्ख, चेहरे पर विकृति। पूरा गांव अब राक्षसी स्त्रियों से भर गया था। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अब क्या करें मुखिया जी, अब तो सारी महिलाएं राक्षसी बन चुकी हैं। अब समय आ गया है कि मैं उस मंत्र का उपयोग करूं जो मुझे सदियों पहले सिखाया गया था। एक ऐसा मंत्र जो किसी को भी भ्रम से मुक्त कर सकता है। मुखिया दोनों हाथ उठाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भ्रांति मोचनाय स्वाहा, सत्य बोधाय नमः, शुद्ध करो स्त्री चित्तम, शुद्ध करो। जैसे ही मंत्र पूरा होता है एक तेज प्रकाश फैलता है, सब कुछ थम सा जाता है और एक एक करके सभी राक्षसी स्त्रियां जमीन पर गिरने लगती हैं। कुछ पलों की शांति के बाद पहली महिला उठती है। उसके चेहरे पर हैरानी होती है। वह देखती है कि अब सब कुछ सामान्य है। बाकी महिलाएं भी उठती हैं, जैसे सब गहरी नींद से जागी हो। ये मैं कहाँ हूँ और मैं रो क्यों रही हूँ? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बस इतना लग रहा है जैसे किसी डरावने ख्वाब से बाहर आए हो। आप कौन है? आपने हमें बचा लिया? क्या आपने हमें बचा लिया है? तुम सब अब मुक्त हो। जो राक्षसी रूप था वो अब समाप्त हो चुका है। रूपरेखा और उसकी माया ने तुम सबको अपने छल से वश में कर लिया था, पर अब सब ठीक है। अब तुम सब सुरक्षित हो। ये गांव फिर से पहले जैसा हो गया है, सच्चा, शांत और इंसानों का। तभी भीड़ में से एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से लिपट जाती है। वह डरते डरते फुसफुसाती है, माँ माँ माँ, अब आप फिर से मेरी माँ बन गई है ना? बोलो ना माँ। हाँ बेटा, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अब मुझ में कोई अंधेरा नहीं बचा बेटी। तभी गांव के लोग वहां पर एकत्र होते हैं।
सुनो सभी लोग, ये गांव एक बार फिर से जीवित हुआ है। ये सिर्फ किसी एक का नहीं, हम सबका है। और अब कोई भ्रम, कोई छल, कोई जादू इसे फिर से नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हर सुंदरता के पीछे सच हो, यह जरूरी नहीं। और हर अंधेरे से लड़ना ही होता है, तब जाकर सवेरा आता है। कुछ दिन बाद चंदनपुर गांव। रघु अपने घर लौटता है। गांव वाले उसे घेर लेते हैं। उसकी माँ जानकी उसे देखकर रो पड़ती है। तू ठीक है ना बेटा? मैं तो सोच बैठी थी कि तू कभी नहीं लौटेगा। रोज तेरी राह देखती थी, हर आहट पर दरवाजा खोलती थी। अब कोई डर नहीं माँ, सब कुछ खत्म हो गया। जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था, एक भयानक सच्चाई थी। लेकिन मैंने उससे लड़ाई की और अब मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास। रघु बेटा, तुमने जो किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ना जाने कितने सालों से इस गांव के लोग खोए थे और तूने वो लौटाया है जो हम सबसे छीना गया था। हमारी आत्मा, हमारा सच, चंद्रपुर तुम्हारा हमेशा ऋणी रहेगा। रघु भैया, क्या वो औरतें सच में राक्षस थीं? हाँ बेटा, वो राक्षस थीं, लेकिन सिर्फ रूप से नहीं। उनके इरादे, उनका मन छल से भरा था। ये दुनिया बड़ी अजीब है। कभी कभी जो सबसे ज्यादा हंसता है वही सबसे ज्यादा जहर रखता है। याद रखना बच्चों, जब कोई बात समझ ना आए तब दिल की सुनना, और जब डर लगे तब भागो मत, डट कर खड़े रहो। क्योंकि जब तक कोई इंसान अंधेरे से नहीं लड़ेगा तब तक उजाला सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा। अब तू पहले जैसा रघु नहीं रहा। अब तू सच्चा योद्धा बन गया है बेटा। मैं वही हूँ माँ, बस अब थोड़ा समझदार हो गया हूँ।